हेलो बी एम एस सेकेंड टॉप स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे हैं अगत तंत्र के बारे में, और अगत तंत्र में आज हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है विषयुक्त आहार परीक्षा। देखो, इससे पहले हमने अगत तंत्र के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र एंड देन दूसरा था मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जिसको हम विष चिकित्सा कहते हैं। इसको हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। और सारे जो एनसीएसएम के रिलेटेड टॉपिक थे वो सारे वहाँ पर कवर्ड कराए, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई और भी टॉपिक एक्स्ट्रा है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में कर सकते हो और बता सकते हो, मैं उसको भी वहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ अगत तंत्र, जिसका नाम है विषयुक्त आहार परीक्षा, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं विष के संपर्क के स्रोत, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है किन किन माध्यम से या किन किन रूट से हम किसी को विष दे सकते हैं। तो सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष कॉन्टेम्परेरी रिलीवेंस, ठीक है। मतलब किन किन रूट्स के थ्रू हम यहाँ पर किसी को विष दे सकते हैं या किन किन माध्यम के थ्रू। जैसे यहाँ पर कुछ माध्यम बताए गए श्लोक के माध्यम से कि इन तरीके से हम किसी को विष दे सकते हैं। देखो, पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लोक थोड़ा बड़ा है लेकिन सभी को याद होना चाहिए, ठीक। और ये सुश्रुत कल्पस्थान के चैप्टर नंबर 1 का ये श्लोक है। तो श्लोक है अन्न पाने दंत काष्टे तथा अव्यंगे अवलेखने उत्साधने कषाय च परिसे के अनुलेपने स्त्रेषु वस्त्रेषु संयासु कवच आवरणेषु च पादुका पाद पीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिनां विषजुष्टेषु च अन्येषु नस्यन् धूम अंजनादेषु लक्षणानि प्रवक्ष्यामि चिकित्सायाम् अनंतरम। ये सुश्रुत कल्पस्थान का चैप्टर नंबर 1 का श्लोक है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पर बताया गया है किन किन तरीके से हम यहाँ पर विष दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है अन्न। देखो, सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका होता है कि किसी के भी खाने में जहर मिला दो, ठीक है। तो ये एक स्रोत हो सकता है, एक रूट हो सकता है। देन दूसरा होता है पान। पान मतलब कोई भी लिक्विड आइटम, दूध जल पानी जो भी है वो सब पान के अंदर आता है। देन आता है उसके बाद दंत काष्ठ, ठीक है। अब दंत काष्ठ देखो, पहले के समय में क्या करते थे, दातुन करते थे। जो दातुन होते थे ना पेड़ के, अर्जुन की करते हैं, नीम की करते हैं, कीकर की करते हैं, बबूल की करते हैं। तो इनमें कह रहा है कि इनमें जहर लगा के दे दो। जैसे राजा महाराजा थे तो उनको दातुन दी जाती थी, उनमें जहर मिला के दे दिया, ठीक है। इस तरह से तथा अव्यंग अवलेखने। अब अव्यंग करते हैं, जैसे अव्यंग तेल का अव्यंग कर रहे हैं तो उस तेल में कह रहे हैं जहर मिला के दे दिया ताकि वो स्किन की कांटेक्ट में आए, ठीक है, और उससे स्किन से पूरी बॉडी में फैल जाए। फिर होता है अवलेखने। अवलेखने मतलब कह रहा है कि जो हेयर्स वगैरह है, ठीक है, हेयर्स वगैरह मतलब जो कॉम वगैरह से, हेयर्स को हम कंघे से काटते हैं, कॉम से काटते हैं, तो उसमें जहर मिला के दे दिया। देन उसके बाद उत्साधने, ठीक है। तो उत्साधने मतलब कह रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से जैसे चूर्ण से मालिश वगैरह करते हैं, ठीक है, ड्राई मसाजिंग करते हैं, तो उसमें दे दिया। एंड कसाई चय परिसे के अनुलेपने। कसाई चय परिसे मतलब एक तरीके से देखो, जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते हैं जैसे, तो उसमें मिला दिया, ठीक है। वाटर बाथ में एक तरीके से आप कह सकते हैं वाटर बाथ में पाउडर मिला दिया। देन होता है अनुलेपने। अनुलेपने में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का लेप लगाते हैं, चंदन का, अगरू का, ठीक है। तो इसमें इस लेप में क्या दे दिया, विष दे दिया। स्त्रेषु वस्त्रेषु, ठीक है। तो स्त्रेषु का मतलब होता है जब पहले के लोग जैसे माला वाला पहनते हैं, जैसे कोई जीत के आता है, ठीक है, तो माला वगैरह पहना दी तो उसमें जहर मिला के दे दिया। वस्त्रेषु जो वस्त्र पहनते हैं उनमें, और सयासु मतलब जहाँ पर वो लेटते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ पर जहर लगा दिया, ठीक है, ताकि इनहेल कर ले उस जहर को और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाए। उसके बाद कवच आवरणेषु है, और जो पहले के लोग कवच वगैरह पहनते थे, ठीक है, लगने के लिए, ठीक है, उनमें। और पादुका पाद। तो पादुका पाद कहने का मतलब ये जो फुटवियर पहनते, चप्पल वगैरह पहनते, उनमें झल लगा के दे दिया, ठीक है। और पीठेसु पृष्ठेसु गजवाजी नाम। और जो हमारे गज और वाजी है, देखो गज किसको कहते हैं, गज कहते हैं यहाँ पर, गज कहते हैं हाथी को, और वाजी कहते हैं घोड़े को। जो घोड़े और हाथी इनकी पीठ पर जब पहले के लोग सवारी करते थे तो इनकी पीठ पर ही जहर लगा दिया, ठीक है, ताकि वो कांटेक्ट में आए और उनसे डेथ हो सके, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके बताए किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से कि कोई व्यक्ति को हम जहर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी द्रव्य में या किसी न किसी माध्यम के, किसी मेथड के थ्रू जहर लगा रहे हैं ताकि उसके, जिसको भी हमें, जो भी हमारा टारगेट पर्सन होता है उसके लग सके, ठीक है। उसके बाद विष जस्टेसु चान्यसु, ठीक है, नस्य धूम अंजनादेशु। और जो पंचकर्म के अंदर नस्य कराते हैं, धूम कराते हैं, अंजन कराते हैं, तो इन माध्यम से भी जो जहर है वो दिया जा सकता है। तो लक्षणानि परिव्याचम चिकित्सा अनंतरे, ठीक है। तो ये सारे लक्षण और जो भी इनके सबके लक्षण आएंगे और उनके अनुसार हम इसमें चिकित्सा करते हैं। तो ये क्या हो गया, विष के संपर्क के स्रोतस, ठीक है। आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अगर इसको भी कर सकते हो तो इसको भी कर लेना। तो यहाँ तक तो आपको सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ फिर से बता रहा हूँ, विष के संपर्क के स्रोतस मतलब किन किन
तरीके से या किन किन स्रोतों से, किन किन मेथड से कि हम विष के संपर्क में आ सकते हैं। अन्न से आ सकते हैं, पान से आ सकते हैं, दंत काष्ठ से, अव्यंग से, अवलेखन से, उसादन से, कसाय से, चय से, कसाय से, परिसेक से, अनुलेप। देखो जो भी मैंने यहाँ पर मतलब बताए इनको आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो साइड में आप क्या करा करो, जो मैं बोल रहा हूँ उनको साइड में लिख लिया करो। जैसे मान लो दंत काष्ठ नहीं पता तो धातु लिख सकते हो, ठीक है। आज के मॉडर्न से रिलेट करना है तो टूथपेस्ट में लिख सकते हो, ठीक है। और अव्यंग हो गया, अवलेखनीय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो। देखो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक है विषयुक्त आहार परीक्षा, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था कि विष के संपर्क के स्रोत से, इंग्लिश में हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष विद कंटेम्परेरी रिलेवेंस, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। एंड दूसरा टॉपिक है विषयुक्त आहार की परीक्षा, ठीक है। तो विषयुक्त आहार की परीक्षा, तो इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 7 से, ठीक है। ये मैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के अंदर पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको अष्टांग हृदय पढ़ाई थी। तो यहाँ पर कैसे हम विषयुक्त आहार की परीक्षा करते हैं, देखो 2 मेथड बताए गए। पहला आता है अग्नि से जलाकर, ठीक है। मतलब जिस भी आहार में विष मिला हुआ है आप उसमें अग्नि में जला दो, ठीक है। और अग्नि में जलाते हो तो अग्नि पर डालने पर ज्वाला एकावर्त होती है। देखो एकावर्त का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लेम में जलती है। जैसे ऐसे 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 जल रही थी वो एक ही फ्लेम में और तेजी से तेजी ऊपर की तरफ एक एक फ्लेम में जल रही है, ऐसा नहीं इधर इधर भागेगी नहीं, एकावर्त जलेगी। देन उसके बाद अत्यधिक स्फुटन होगी, मतलब चट मट की सी कट कट की सी आग उसमें से अग्नि में से देखने को मिलेगी। कब? जब जो भी आपका आहार है अगर उसमें जहर मिलाया गया है, पॉइजन मिलाया गया है और अगर आप उसको अग्नि पर जलाते हो तो अग्नि एकावर जलेगी और उसमें से बहुत ज़्यादा स्फुटन की सी आवाज़ आएगी। देन धूम का रंग सिखी कंडाव, सिखी कंठाव। देखो सिखी कंठाव का मतलब क्या होता है, जो मयूर का जो कंठ होता है, मयूर का कंठ कैसा होता है, नीले वर्ण का होता है। तो इसके समान आपको यहाँ पर इसमें से ये लौ लगेगी, ठीक है। जो धूम का रंग होगा, जैसे अग्नि, अब जहाँ पर अग्नि जल रही है वहाँ पर धूम भी होगा। धूम का रंग कैसे होगा, वो होगा कि नीला नीला सा धूम का रंग होगा। वैसे तो नॉर्मली ब्राउनिश सा व्हाइटिश सा होता है, लेकिन अगर उस जहर में उस खाने में जहर मिला हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं नीले वर्ण के साथ धूम आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि जो भी वो आहार था उसमें विष मिला हुआ था। और बता सकते हैं कि पॉइजन फूड अग्नि, देखो अगर आप किसी पॉइजन फूड को अग्नि में डालते हो तो ज्वाला जल भी सकती है, ज्वाला नहीं भी जल सकती है, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही अग्नि में आपने कोई खाना डाला वो बंद ही हो जाए, अग्नि ही बुझ जाए। उसके बाद है गंध। अब उसमें से गंध कैसे आएगी, सब गंध आएगी, सब गंध समान। मतलब जैसे कि कोई शव है, सब मतलब किसी की डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी में से स्मेल आती है उसे उसी तरह की स्मेल आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे आप यहाँ पर परीक्षा कर सकते हो। देन दूसरी परीक्षा होती है अन्य प्राणियों पर, कि अन्य प्राणियों पर प्रभाव, यानी पशु पक्षी। देखो मैंने पशु लिख दिया, पहले भी फर्स्ट ड्रॉप में ऐसे लिखा था और अभी भी पशुओं को खिलाकर, यानी आप पशु पक्षियों को खिलाकर भी आप इसकी परीक्षा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मक्षी का हो गया, मक्षी का यानी मक्खी। अगर आप विषयुक्त आहार को मक्खी को खिलाओगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर आप सूख को खिलाओगे, सूख कहते हैं हम तोता को खिलाते हो तो तोता उत्क्रोश हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लग जाएगा। और दाती किसको बोलते हैं, आउल को बोलते हैं, ये भी उत्क्रोश हो जाता है। सारिका, मैना, ये भी कैसा हो जाता है, उत्क्रेश। तीनों ही पक्षी होते हैं, तोता, उल्लू और मैना, तो तीनों ही कैसे हो जाएंगे, उत्क्रेश हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें पशु में आते हैं जैसे कि मार्जर, आगे मार्जर हम कैट को बोलते हैं, ये उद्वेग करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। मयूर हर्ष हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे खुशी होती है, खुशी में नाचने लगता है। काक का छाम स्वर होता है, ठीक है, मतलब जो कौवा होता है उसका स्वर कैसा हो जाता है, थोड़ा मंदा हो जाता है। उसके बाद हंस प्रश्लेखन करने लग जाता है और कपोत की मृत्यु हो जाती है। देखो कपोत कबूतर होता है, पराभूत इसकी वैरायटी होती है, दक्ष मुर्गा होता है। इन तीनों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जो वानर यानी जो मंकी होता है वो अपने मल का त्याग कर देता है, मल यानी मूत्र का, पुरुष का, इनका त्याग कर देता है अगर आप वो विषयुक्त आहार का सेवन करता है तो इन प्राणियों पर विषयुक्त आहार के प्रभाव को भी आप देख सकते हो और इनसे पता लगा सकते हो कि जो आहार था उसमें विष मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ था। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा विषयुक्त आहार परीक्षा। तो विषयुक्त आहार परीक्षा 2 प्रकार से देखी। एक तो हमने अग्नि से जलाकर देखी। अग्नि से जलाने पर यदि अग्नि एकावार जल रही है, स्फुटन की आवाज़ आ रही है, धूम का रंग मयूर के कंठ के समान है, या फिर अग्नि नहीं जल रही है या फिर इसमें सवगंध के समान आ रही है, तो वो आप कह सकते हो कि उस फूड में, उस आहार में विष मिला हुआ है। देन उसके बाद हमने देखा कि पशु पक्षियों को खिलाकर इसका हम विषयुक्त आहार की परीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि मक्खी को खिला रहे तो मर जा रही है, तोता को खिला रहे तो उत्क्रेश हो जा रहा है, बिल्ली को खिला रहे तो उद्वेग कर देती है, और मयूर को खिला रहे तो वो ज़्यादा हर्ष हो, नाचने लग रहा है। कौवे को खिला रही है तो वो छाम स्वर हो जाता है, मतलब तेज तेज ना बोलकर उसका जो स्वर है वो कम हो जाता है। और इस तरह से जो कबूतर है, कबूतर को खिला रहे तो मर जा रहा है, वानर बंदर को खिला रहे तो मल त्याग कर दे रहा है। तो इन लक्षणों को देखकर भी आप यहाँ पर परीक्षा कर सकते हो कि जो अभी यहाँ पर विष दिया गया है, मतलब जो आहार दिया गया है उसमें विष मिला हुआ है। तो ये अगर आपको
फिर से एक बार देखना है तो आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अपने नोट्स खोलिए जहाँ पर मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, सेम ऐसा ही है, कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा लिख दिए है। ठीक है, तो अभी तक हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो पहला टॉपिक था वो था विष के संपर्क के स्रोतस। देखो ये मैंने एक श्लोक लिखा है, लेकिन आप इस श्लोक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अन्न बोल दिया तो आप लिख सकते हो कि किसी को भी यहाँ पर अन्न के माध्यम से विष दिया जा सकता है। तो वैसे पान का, दंत का, इन सभी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और इसके हिंदी में भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको 5 नंबर में भी और ये 10 नंबर में भी आसानी से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में तो वैसे नहीं आएगा, तो 10 नंबर में इसके साथ एक 5 नंबर का एक टॉपिक ये आ सकता है, दूसरा 5 नंबर में भी आर परीक्षा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैं कवर करा रहा हूँ ताकि आपका ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली कवर कर सको। देखो थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगा करो कि अगर मान लो 5 नंबर में आता है तो केवल आप श्लोक तो लिखो, श्लोक को लिखने के साथ आप हिंदी भी लिखोगे और जो एक्सप्लेन भी करोगे। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं बहुत कम श्लोक बताता हूँ, लेकिन जो श्लोक बताता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जरूर याद कर लिया करो। तो 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहला हो चुका है विष के संपर्क के स्रोतस क्या है, देन उसके बाद विषयुक्त आहार की परीक्षा, ये दोनों हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद हमारा एक मॉडर्न का टॉपिक आता है, इसमें अडल्ट्रेशन आता है एंड टेस्ट फॉर डिटेक्शन आता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, अडल्ट्रेशन एंड टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन। तो अब अडल्ट्रेशन को समझते हैं। देखो अडल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर आप उसमें कोई ऐसा द्रव्य, ऐसा कोई अनदर सब्सटेंस मिला रहे हो जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी वो बेकार हो जाती है। जैसे कि मैं नॉर्मली बताता हूँ, दूध है, तो दूध में अगर मैं पानी मिला रहा हूँ तो दूध की क्वालिटी कैसे हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, जैसे हनी हो गया, तो हनी में मैं अगर कोई एक्स्ट्रा शुगर मिला रहा हूँ, ठीक है, मीठा मतलब अलग से शुगर मिला रहा हूँ, तो हनी की क्वालिटी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे खोआ वगैरह है, पनीर वगैरह है, उसमें अगर मैं पापे मिला रहा हूँ या फिर कोई और वगैरह स्टार्च मिला रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी कैसे हो जाएगी, यहाँ पर पुअर हो जाएगी। तो अडल्ट्रेशन वही है कि मिलावट करना चीज़ों में। आपने देखा होगा कि अगर आप किराने की दुकान पे जाते हो तो वहाँ से दाल वगैरह लेते हो तो दाल में किंकर देखने को मिल जाते हैं आपको, आटा वगैरह लेते हो तो आटा आयरन के पार्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्यों, कहीं ना कहीं मिलावट की जाती है ताकि जो व्यापारी लोग हैं वो मुनाफा ज़्यादा कमा सके। ठीक है, तो पहले अडल्ट्रेशन, और फिर हम उसका टेस्ट भी करेंगे कि किन किन टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द एक्शन ऑफ मेकिंग सब्सटेंस पुअर इन क्वालिटी। तो मतलब कैसी एक प्रक्रिया होती है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जो समथिंग पुअर इन क्वालिटी बाय द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई अनदर सब्सटेंस को मिला रहे हो जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी वो कैसे हो जाती है, पुअर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क। ठीक है, तो किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। तो पहला है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए पॉलिश स्टैंडिंग सरफेस। तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि जैसे मान लो यहाँ पर एक ऐसी सरफेस है, वो कैसी सरफेस है, एक पॉलिश सरफेस है। इस पॉलिश सरफेस में अगर मैं यहाँ पर एक दूध की बूंद डालता हूँ, ठीक है, कैसे आता है, दूध की बूंद डालता हूँ, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर दूध की बूंद डाल दी, तो ये क्या रहेगी, यहाँ पर या तो वो फ्लो कर जाएगी तो ये पीछे अपनी एक लाइन छोड़ के जाती है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है जो दूध है वो प्योर है। अगर वो लाइन नहीं छोड़ती और बिल्कुल तुरंत फ्लो हो जाती है तो वो क्या कहला जाएगी, वो मिक्सड कहलाई जाएगी। तो एक बार फिर से पढ़ते फिर समझाता हूँ। पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए पॉलिश स्लैंटिंग सरफेस। तो आपको क्या करना है कि जो मिल्क की जो ड्रॉप है किसी एक स्लैंटिंग सरफेस पे आपको ड्रॉप करनी है, छोड़नी है। प्योर मिल्क आइदर स्टे और फ्लो स्लोली लिविंग ए वाइल ट्रेल बिहाइंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्योर मिल्क है, जो प्योर मिल्क की हमने बूंद डाली थी, या तो वो यहीं पर रुकी रहेगी, अगर फ्लो करेगी तो पीछे यहाँ पर दूध की सी एक लाइन छोड़ के आपको दिखाई देगी। देन उसके बाद मिल्क अडल्ट्रेट विथ वाटर विथ फ्लो इमीडिएटली विदाउट लिविंग ए मार्क। अगर इस फूड में मतलब जो बूंद मैंने यहाँ पर मिल्क डाली थी, अगर उसमें पानी मिला होगा तो यहाँ पर कोई लाइन भी नहीं छोड़ेगी और इमीडिएटली फ्लो कर जाएगी। और जबकि प्योर मिल्क में क्या हो रहा था, फ्लो करेगा तो पीछे लाइन छोड़ता जाएगा। लेकिन अगर दूध में पानी मिलाया गया होगा तो बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगी और लाइन भी नहीं छोड़ेगी। ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हो अपने घर पर भी। ठीक है, कोई भी एक स्लैंटिंग सरफेस, चिकनी स्मूथ से सरफेस लेनी है, वहाँ पर 2-3 बूंद दूध की डालनी है, तो आप देख सकते हो कि दूध में पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। देन उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन मिल्क। देखो आजकल तो मिल्क में डिटर्जेंट भी मिलाए जाते हैं। आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे या रील वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे जो डिटर्जेंट है उनको मिला के ही दूध बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए बताया गया है टेक 5 to 10 ml ऑफ सैंपल विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या बताया गया कि 5 से 10 ml आपको
सैंपल लेना है। ठीक है, सैंपल क्या लेना है, मतलब जो भी मिल्क आपको बताया जा रहा है, मतलब जिसको आपको लग रहा है कि इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है, वो 5 से 10 ml लेना है। ठीक है, और उसके साथ ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, अगर आप 5 ml वो मिल्क ले रहे हो तो 5 ml यहाँ पर आप वाटर लोगे। ठीक है, एंड शेक द कंटेंट स्लोली, तो इसको क्या कर देना है, फिर शेक कर देना है। इफ द मिल्क इज अडल्ट्रेट, यदि मिल्क अडल्ट्रेट होगा, ठीक है, विद डिटर्जेंट के साथ, तो इफ फॉर्म विद डेंस लेदर। ठीक है, और प्योर मिल्क फॉर्म वेरी थिन फॉर्म लेदर ड्यू टू एजिटेशन। देखो इसको मैं नॉर्मली ऐसे समझा देता हूँ, जैसे टेस्ट ट्यूब मान लो या फिर आप अपने घर पे गिलास मान लो। ठीक है, जो भी आपको मानना है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर 5 ml, मैं मान लेता हूँ कि 5 ml मैंने यहाँ पर मिल्क लिया। ठीक है, कौन सा मिल्क लिया, वो मिल्क लिया जिसमें मुझे लग रहा था कि डिटर्जेंट वगैरह मिलाया गया है, और उसके बाद मैंने 5 ml ही फिर यहाँ पर वाटर ले लिया। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया, शेक कर दिया, ऐसे घुमा दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें डिटर्जेंट होगा तो इसमें आपको यहाँ पर, अगर इस दूध में डिटर्जेंट होगा तो यहाँ पर आपको सब झाग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएंगे, झाग देखने को मिल जाएंगे। और अगर इस मिल्क में सॉप नहीं, वो डिटर्जेंट नहीं होगा तो आपको झाग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे खोआ हो गया, छीना हो गया, पनीर हो गया। देखो ये जब भी आप एक किसी त्योहार का समय आता है तो आप क्या करते हो, खोआ लाते हो, चीनी लाते, मतलब ये पनीर लाते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ लाते हो। ठीक है, तो अब इसमें डिटेक्ट कर सकते हो कहीं इसमें स्टार्च वगैरह तो नहीं ऐड किया गया है। तो उसके लिए आपको करना है कि बॉयल 2-3 ml ऑफ सैंपल विथ 5 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉयल 2-3 ml ऑफ सैंपल विद 5 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो 2 से 3 ml आपको सैंपल लेना है। सैंपल किसको लेना है, या तो मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट का, जैसे खोआ का, पनीर का। जैसे हम पनीर मान लेते हैं कि ये पनीर है। ठीक है, अब देखो ml में दिया गया है तो पनीर तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मिल्क से बना हुआ होता है, तो उसका 2 से 3 ml सैंपल लेना है और उसको बॉयल करना है 5 ml ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, जैसे कि कूल एंड ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, और उसमें क्या करना है, फिर उसको कूल करना है, और कूल करने के बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप आपको टिंचर ऑफ आयोडीन लेना है। टिंचर ऑफ आयोडीन ले लेना है और उसको ऐड कर देना है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखो यहाँ पर ब्लू कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर तभी आएगा जब उसमें स्टार्च की प्रेजेंस होगी। जैसे मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि जैसे खोआ मान लेते हैं, पनीर मान लो, जो भी है वो आपने 2 से 3 ग्राम में ले लेते हैं, और इसको हमने बॉयल किया। तो बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद उसमें आपको 5 ml ऑफ वाटर ले लेना है। ठीक है, तो बॉईल किया, थोड़ा लिक्विड सा हो गया होगा, इसमें 5 ml आपको पानी मिला देना है, और उसके बाद इसको कूल कर देना है। और कूल करने के बाद इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन की। ठीक है, और आयोडीन की ऐड करने के बाद अगर इसमें आपको ब्लू कलर दिखता है तो ब्लू कलर से आप पता कर सकते हो कि ये जो हमें जो खोआ है, पनीर दिया गया है, मिल्क के प्रोडक्ट दिए गए हैं, उनमें यहाँ पर स्टार्च एडेड किया गया है, अगर ब्लू कलर आ जाता है आयोडीन के ऐड करने के बाद। ठीक है, बाद जो चौथा डिटेक्शन मेथड है वो होता है डिटेक्शन ऑफ मैश्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड अदर स्टार्च इन घी एंड बटर। देखो घी का और बटर का तो बहुत ज़्यादा इशू होता है कि जो प्योर घी आपको मिलता ही नहीं। जैसे हॉस्टल वगैरह में जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी प्योर घी तो खा ही नहीं पाते अगर मार्केट वगैरह से लेते हैं। ठीक है, तो इन घी में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। वैसे जो घी का जो नॉर्मल रेट है वो 1250, 1350, 1450 या 1550 ऐसा चलता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब जो मार्केट में जो मिलता है वो 650 रुपये किलो मिल जाता है, 750 रुपये किलो मिल जाता है, 850 रुपये किलो मिल जाता है, 1000 रुपये किलो मिल जाता है। खुद सोचो कि अगर नॉर्मल घी है वो 1200, 1300, 1400 मिल रहा है, और आपको वही घी आपको 600 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो कितना ज़्यादा मिलावट होगा उसमें। ठीक है, तो इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि टेक 1 to 2, मतलब हाफ स्पून, 1 to 2 से नहीं, ये हाफ स्पून है, टेक हाफ स्पून ऑफ घी बटर इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल। ठीक है, कोई भी आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है और उसमें एक आधी चम्मच आपको घी रखना है, और ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मैश्ड पोटैटो। देखो इन पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, अगर आपके घी में स्टार्च करा गया होगा तो ये मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर ये आधी चम्मच, ये हाफ टी स्पून आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर आपने डाल दिया, यहाँ पर घी डाल दिया। ठीक है, हाफ टी स्पून आपने घी डाल दिया, और एक ऐसा गिलास है ट्रांसपेरेंट है ताकि आपको यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो शो हो सके। और उसके बाद आपने 2 से 3 ड्रॉप आपने आयोडीन की डाल दी, और आयोडीन की डालने के बाद अगर इसमें ब्लू कलर दिख रहा है, और ब्लू कलर कब दिखेगा, जब स्टार्च की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर डिटेक्शन कर सकते हो। इसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ शुगर सोल्यूशन इन हनी। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। देखो आयुर्वेद में हनी का बहुत ज़्यादा रोल है कि शुद्ध हनी। ठीक है, जब भी कफ बड़ा होता है तो हनी का प्रयोग करा देते हैं, लेकिन वो हनी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
तो इसको आप टेस्ट कर सकते हो। टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको कैसा लेना है, देखो हमेशा जो वाटर लिया जाता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में लिया जाता है, क्योंकि उसमें अगर कोई चेंज वगैरह हो रहा है तो आप इजीली नोट कर सको। तो एड ए ड्रॉप ऑफ हनी टू द ग्लास। तो पहले आपने क्या लिया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, और स्टेप 2 पे आप क्या रहे हो कि यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में पहले आपने क्या लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया और इसमें आपने वाटर भर दिया। ये वाटर भरा हुआ है, और वाटर भरने के साथ उसमें आपने यहाँ से 2-3 बूंद क्या डाली, हनी की डाली। अगर वो शुद्ध हनी होगा तो वो इजीली डिस्पर्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो शुद्ध हनी नहीं होगा, उसमें शुगर ऐड किया होगा, तो नीचे आते आते घुल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं शक्कर मिलाता हूँ तो शक्कर क्या होगी, पानी में घुल जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इस हनी में अगर कोई मीठ शुगर में ऐड किया गया होगा तो वो भी क्या है, घुल जाएगा। लेकिन अगर प्योर हनी होगा तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप इसको ऐसे चम्मच से घुलौते तो वो शायद घुल जाए, ठीक है। तो उसके बाद प्योर हनी विल नॉट डिस्पर्ज इन वाटर। तो इफ़ द ड्रॉप ऑफ हनी डिस्पर्ज इन वाटर इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एडेड शुगर। तो यही बताया गया है, जो हनी की जो बूंद है, ड्रॉप है, अगर वो पानी में डिस्पर्ज हो रही है, फैल जा रही है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट मतलब ये इंडिकेट कर सकते हो कि उसमें शुगर को एडेड किया गया है। ये तो मेथड 1 होता है। फिर हम बात करते हैं मेथड 2 के। टेक ए कॉटन। देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी कॉटन लेना है, उस कॉटन को आपको हनी में डुबो लेना है, और हनी में डुबोने के बाद अगर आप उसको जलाते हो तो वो नहीं, अगर वो प्योर हनी होगा तो जल जाएगा, अगर वो शुगर एडेड होगा तो नहीं जलेगा। टेक ए कॉटन विक डिप इन प्योर हनी एंड लाइट विद ए मैच स्टिक। तो क्या करना है कि एक कॉटन को विक लेना है, जो डिप करना है एक प्योर हनी में, और लाइट करना है एक मैच की स्टिक से। प्योर हनी जल जाएगा, मतलब प्योर हनी होगा तो जो कॉटन हमने हनी में डुबाया वो जल जाएगा, ठीक है। इफ अडल्ट्रेट होगा तो प्रेजेंस ऑफ वाटर विल नॉट। तो इसमें कह रहा है वाटर की प्रेजेंस होगी तो वो अलाउ द हनी टू बर्न, नॉट अलाउ हनी टू बर्न इफ इट डज नॉट विल प्रोड्यूस ए क्रैकिंग साउंड। तो क्या कह रहा है कि अगर इसमें कोई मिलावट होगी, जैसे मान लो पानी भी ऐड कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, या फिर एक्स्ट्रा शुगर वगैरह ऐड कर दिया जाता है, तो वो नहीं जलेगा, और जलेगा तो क्रैकिंग साउंड, चटफट की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ चॉक पाउडर इन शुगर पिट्ठी, शुगर जैगरी। देखो जैगरी क्या होता है, गुड़ होता है। गुड़ सर्दियों का टाइम में सभी खाते हैं, क्योंकि जो गुड़ होता है वो वृक्षीय होता है और कफवर्धक भी होता है, ठीक है। तो पाचक शक्ति भी बढ़ाता है, ठीक है। तो जो गुड़ होता है, तो अब गुड़ में कह रहा है कि अगर चॉक पाउडर ऐड, मतलब ये आपको डिटेक्ट करना है कि कहीं इस शुगर में या उस गुड़ में चॉक पाउडर तो नहीं है, तो वो उसको टेस्ट करने के लिए क्या लेना है भाई, आपको सिंपल से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको पानी भरना है और उसमें आपको गुड़ मिला देना है, ठीक है। गुड़ मिला देना है, जैसे मान लो 10 ग्राम है, उसमें गुड़ मिला रही है, और जब गुड़ मिला रही है तो घुलने के बाद अगर इसमें चॉक पाउडर होगा तो वो नीचे की ओर सेटल अप डाउन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही है कि टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन वाटर, इफ शुगर फिट इज मिक्सड विद चॉक द एडल्ट्रेंट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ एक्सट्रानिस मैटर इन फूड ग्रेन, ठीक है। मतलब जो भी फूड ग्रेन है, फूड दालें वगैरह है, ठीक, कोई भी आटा वगैरह है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई मैटर तो नहीं मिलाया गया है, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन ग्लास प्लेट, एग्जामिन द इम्प्योरिटी विजुअली, फूड ग्रेन्स विल नॉट हैव एनी सच इम्प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटी आर एब्जॉर्ब विजुअली इन द अडल्टेड फूड ग्रेन। देखो सिंपल सा है कि मान लो ये यहाँ पर मैंने कोई प्लेट ली है, ठीक है। इस प्लेट में मैंने यहाँ पर ये ग्रेन्स लिए, अभी मान लो दाल भर लिया है, भी बहुत सारी दाल भर ली है, तो इस दाल भर ली है, तो इस दाल को मैं विजुअली मतलब फैला के किसी भी एक ऐसे बर्तन में फैला दूंगा और इसे विजुअली अपनी नॉर्मल आंखों से देखूंगा तो मुझे दिख जाए क्योंकि कंकड़ वगैरह तो नहीं है या कोई अदर सब्सटेंस तो नहीं मिलाया गया है, तो विजुअली हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। देन उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एडेड कलर इन फूड ग्रेन्स। अब आजकल बहुत सारे जो फूड ग्रेन्स है उनमें भी कलर ऐड किया जाता है, तो उनको भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, एड 2 स्पून ऑफ फूड ग्रेन एंड मिक्स थ्रोली, और प्योर फूड ग्रेन विल नॉट लीव एनी कलर एंड एडल्ट्रेंट फूड ग्रेन लीव द एनी कलर। देखो सिंपल सा है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, ऐसा ग्लास जिसका आप आर पार देख सकते हो, और इसमें पानी भरना है, और जिस भी फूड ग्रेन्स में आपको ऐसा लगता है कि उसमें कलर किया गया है, ऐसे बहुत सारे फूड ग्रेन्स या फूड्स होते हैं जिनमें कलर करके आपको बेचा जाता है, आर्टिफिशियल कलर करके, ठीक है। अब ये मत पूछना सर कलर करने से क्या होता है, नॉर्मली सभी जानते हैं कि जब भी आर्टिफिशियल कलर ऐड किया जाता है तो कैंसर एजेंट वाली प्रॉपर्टी इनमें रहती है, और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हार्मोन्स पे डिसरप्टर्स होते हैं, ये सारे यहाँ पर डिसइफेक्ट देख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, और यहाँ पर मैं बता रहा था ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है और उसमें फूड ग्रेन को ऐड कर देना है। जैसे फूड ग्रेन को ऐड कर दोगे, अगर वो आर्टिफिशियल कलर किए गए होंगे तो वो रंग छोड़ देते हैं। जैसे कि आपके साथ नॉर्मल जो कपड़े होते हैं तो उनमें भी कलर किए होते हैं बहुत सारे जो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इनको धुलते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने रंग को छोड़ देते हैं,
ठीक है, उस तरह से। देन उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ आयरन फिलिंग इन आटा, मैदा एंड सूजी। देखो जब भी आप मार्केट से सूजी लेते हो, मैदा लेते हो, आटा लेते हो, तो इनमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो मिक्सिंग की जाती है वो आयरन की जाती है। ठीक है, आयरन क्या है, आयरन को हम एक उसके पाउडर फॉर्म में इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में मिक्स कर देते हैं ताकि इजीली हम डिटेक्ट ना कर पाए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, चुम्बक लेना है, चुम्बक को आटे में घुमा देना है, और इसमें अगर कोई भी अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आयरन प्रेजेंट होगा तो चुम्बक क्या करेगी, उस आयरन को खींच लेगी। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन ग्लास प्लेट, मूव द मैग्नेट थ्रू द फ्लोर एंड प्योर फ्लोर विल नॉट शो एनी फिलिंग ऑन द मैग्नेट द फ्लोर। देखो कुछ नहीं है कि जो भी आटा है, सूजी का है, जो भी आपको लग रहा है कि उसमें किसी की मिक्सिंग आपको चेक करनी है या है, तो आप अपनी फ्लोर पे फैला देना है और उसमें चुम्बक घुमा देनी है। चुम्बक जो भी आयरन वगैरह होगा उसको यहाँ पर खींच के बाहर निकाल लेगी, जिससे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर इन टर्मरिक पाउडर। देखो जो आजकल हल्दी आती है वो नकली हल्दी आती है, ये तो मैंने भी बहुत बार देखा है। ठीक है, शुद्ध हल्दी तो बहुत कम देखने को मिलती है। जो शुद्ध हल्दी वो होती है जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, और वो बिल्कुल शुद्ध हल्दी होती है। तो आजकल क्या है कि जो मार्केट में बिच रही है वो सब आर्टिफिशियल है, उसमें कलर ऐड किया जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो इसका मेथड क्या है कि एडेड 2 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। देखो सिंपल इनका मेथड, देखो यहाँ पर जो भी मेथड है ना वो आप घर पर यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि आपको लेबोरेटरी वगैरह का कोई सामान लाना है और जब टेस्ट करना है। नॉर्मली सिंपल से है कि वही एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको वाटर भरना है, और अगर वो हल्दी को आपको 2 चम्मच में मिला देनी है। अगर अडल्ट्रेंट हल्दी होगी तो कलर ज़्यादा छोड़ेगी, अगर अडल्ट्रेंट नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी तो कलर कम छोड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड 2 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर इन ग्लास ऑफ वाटर, नेचुरल टर्मरिक पाउडर लीव ए स्लाइट येलो कलर while in settling it down, adulterated turmeric powder will leave a strong yellow color in water settling down। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको ये सारे जितने भी डिटेक्शन मेथड से वो करा दिए। अब आता है हमारा जो चौथा पॉइंट है, वो आता है टेक्निक यूज इन डिटेक्शन ऑफ पॉइजन। मतलब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं पॉइजनिंग को। देखो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल फीचर है। ये मैं पिछले वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि फिजिकल नॉर्मली आप ब्लड प्रेशर देख सकते हो। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कौन सा है, ब्लड प्रेशर कम है तो कौन सा है। ठीक है, और डायलेशन ऑफ प्यूपिल से पहचान सकते हो, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल से पहचान सकते हो। ठीक है, और स्वेटिंग से पहचान सकते हो, स्वेटिंग कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। ये सारी बात हमारी हो चुकी थी। अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं है तो मैं एक बार आप इस चीज़ को दिखा देता हूँ। ठीक है, जब हम मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग पढ़ रहे थे तो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के अंदर ये सारी जो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन था वो हमने देखा था कि जैसे कि हार्ट रेट है, अगर हार्ट रेट कह रहा है कि कम हो रही है, यानी ब्रेडिकार्डिया है, 70 से भी कम है, 60 से भी कम है, तो जैसे कि हम पता लगा सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है। अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, टैकीकार्डिया है, तो एम्फीटियामाइंस की है। ब्लड प्रेशर से, रिस्पिरेटरी टेम्परेचर से, इन सभी के यहाँ पर बात हो चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल फीचर से आप यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पॉइजन यहाँ पर दिया गया है, डिटेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद केमिकल एनालिसिस। देखो इसकी भी हम बात कर चुके थे कि केमिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को पॉइजन दिया गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिविंग है तो केमिकल, या इसके जो वोमिटिंग है उसका, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, या ब्लड टेस्ट का, तो ये सब का केमिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। अगर वो डेथ हो गया है तो यहाँ पर हम बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3 करके लेते हैं। ठीक है, तो ये दो तो हमारे पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद आता है एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्रोमेटोग्राफिक स्क्रीनिंग। अब इस क्रोमेटोग्राफिक स्क्रीनिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, तो इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को LC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को GIC, और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को HPLC। ठीक है, ये होता है क्रोमेटोग्राफिक स्क्रीनिंग। दूसरा आता है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा आता है एटॉमिक एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथा आता है वोल्टामीटर, इसको हम बोलते हैं पोलरोग्राफी, ट्रेस मेटल एनालाइजर। पांचवा होता है इम्यूनोएसे, एंड छठा होता है ब्रीथ एल्को एनालाइजर। देखो अब इनको एक एक करके आसानी से समझते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो बात करी थी वो इनके एक तरीके से मार्किंग की बात, मतलब मार्किंग नहीं, इनके एक चार्ट की बात करी, मतलब इनका डिवीजन की बात करी अभी। ठीक है, अब इनके एक अलग अलग करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल फीचर। तो इसको मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप नोन हो, इसके बारे में काफ़ी मुझसे भी ज़्यादा अच्छा आप इसको समझते हो। तो एग्जामिनेशन ऑफ वोमिटस, स्टूल, यूरिन, इन सभी का आप एग्जामिनेशन करोगे और पता कर सकते हो कि कौन सा पॉइजन दिया गया है, डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में जो विसरा अलॉन्ग विद सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स, कुछ इसमें बॉडी फ्लूइड्स लेंगे, शुड बी कलेक्टेड, प्रिजर्व एंड सेंड टू द फॉरेंसिक फॉर द केमिकल एनालिसिस। तो जो भी आप फ्लूइड लेते हो और उसको फॉरेंसिक लैब के लिए भेज देते हो ताकि इसका केमिकल एनालिसिस हो सके। उसके बाद जो अब हमें देखना है वो देखना है एनालिटिकल टेक्निक।
ठीक है। तो ये एनालिटिकल टेक्निक आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेक्निक यूज टू डिटेक्शन ऑफ पॉइजन। तो पहली होती है इसमें जो बेस्ट होती है एनालिटिकल टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, सैंपल फ्रॉम द सस्पेक्टेड केस आर स्क्रीन्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल रीजन फॉर द रिलेटेड पॉइजन। देखो आपको क्या करना है, जिस भी सस्पेक्टेड केस में जो भी सस्पेक्टेड केस लगता है पॉइजन का, तो उससे सैंपल लेना है। ठीक है, अब सैंपल लेने के बाद उसको आपको स्क्रीन करना है। कैसे स्क्रीन करोगे, तो उसमें आप कह रहे हो कुछ केमिकल रीजेंट मिलाओगे। देखो जो भी आपने यहाँ पर सैंपल लिया है, उस सैंपल में आप कुछ केमिकल रीजेंट मिलाओगे, और वो केमिकल रीजेंट किस तरह से उस पॉइजन के साथ रिएक्ट करते हैं उसको आप स्क्रीन करोगे। ठीक है, और स्क्रीन करने के बाद आप पता लगाओगे कौन सा पॉइजन उसमें है। और दिस टेस्ट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन इन पॉइजन मटेरियल। और ये टेस्ट कह रहा है प्रूव कर देता है सस्पेक्टेड पॉइजन केस में कि कौन सा पॉइजन उसको दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा जो दूसरा, मतलब इसके अंदर एनालिटिकल के अंदर पहले आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी स्क्रीनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी स्क्रीनिंग। देखो दिस मेथड्स आर यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स ऑफ द पॉइजन इन द सस्पेक्टेड सैंपल। तो ये मेथड क्या करता है, ये यूज होता है क्वालिटेटिव के लिए एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन के लिए। ठीक है, देखो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार का पॉइजन है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि कितने मात्रा में पॉइजन दिया गया है। अगर आपको ये पता करना है कि किस प्रकार का पॉइजन है, कितनी मात्रा में पॉइजन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिंग स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। दिस आर हाईली स्पेसिफिक एंड फास्ट एक्टिंग टेक्निक। ये हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी पॉइजन के लिए स्पेसिफिक होती है, और फास्ट एक्टिंग टेक्निक ये देखने को मिलती है। अब ये फास्ट एक्टिंग है तो आप किस में करोगे, इमरजेंसी केस में वगैरह में इसमें ज़्यादा कराओगे तो ये कॉस्टली भी होगी। देन उसके बाद थिन लेयर क्रोम। देखो अभी इस क्रोमेटोग्राफिंग स्क्रीनिंग के अंदर आपकी आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से डिवीजन किया था। एनालिटिक टेक्निक के अंदर आता है क्रोमेटोग्राफिंग स्क्रीनिंग। जो क्रोमेटोग्राफिंग स्क्रीनिंग है वो बेस्ट होती है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर्पज से, फास्ट इफेक्टिंग होती है। तो इस क्रोमेटोग्राफिंग स्क्रीन के अंदर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है। तो ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर भी कई आती है। जैसे पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर ओनली क्वालिटेटिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब आप इससे ये पता कर सकते हो किस प्रकार का पॉइजन है, लेकिन आप इसे ये पता नहीं कर सकते हो कि कितनी मात्रा में दिया गया है। दिस इज वेरी यूजफुल इन इमरजेंसी टू डायग्नोज प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ पॉइजन। तो ये वेरी यूजफुल होता है इमरजेंसी डायग्नोज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पॉइजन। तो यहाँ पर देखो ये क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव से आप पता कर सकते हो कि किस प्रकार का पॉइजन है। और ये अगर आपने ये पता कर लिया तो आप इससे इमरजेंसी डील कर सकते हो। देखो मान लो जब भी इसको इमरजेंसी करने का मतलब है कि जब वो डेथ के कगार पर है, मरने वाला है, और आपको बिल्कुल तुरंत चाहिए, तुरंत पता लगाना है कि कौन सा पॉइजन है, तो उसके लिए आप यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, डायग्नोसिस कर देता है कि कौन सा प्रेजेंस है, कौन सा एब्सेंस है पॉइजन की। ठीक है, इसके बाद दो आते हैं, एक आता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी LC, एक आता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी GLC। तो LC एंड GLC मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस पॉइजन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब तो क्वांटिटी मतलब एक तरीके से क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो पॉइजन दिया गया था वो सॉलिड का है, लिक्विड का है, एज वेल एज गैसेस पॉइजन। मतलब इनसे आप सॉलिड, लिक्विड और मतलब पॉइजन के नेचर को जान सकते हो कि सॉलिड पॉइजन है, लिक्विड पॉइजन है, या गैसेस पॉइजन है। ठीक है, इस तरह से। देन देखो लिक्विड गैसेस क्या हो सकता है, जो आपने इनहेल किया है। सॉलिड क्या हो सकता है, जो आपने चबा के खाया कोई चीज़। लिक्विड क्या हो सकता है कि आप समझ सकते हो लिक्विड नॉर्मली अपने फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद GLC प्रेफरली यूज फॉर एनालाइसिंग ऑफ वॉलेटाइल एंड थर्मोस्टेबल पेस्टिसाइड। जो GLC है तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये यूज होता है जो वॉलेटाइल और थर्मोस्टेबल जो पेस्टिसाइड के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑर्गन फॉस्फेट पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोक्लोराइड पॉइजनिंग है, तो इनके लिए जो बेस्ट होता है GLC। ठीक है, मतलब अगर पेस्टिसाइड से कोई पॉइजनिंग हुई है तो आप सबसे बढ़िया है कि आप GLC कराओ। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। तो ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द वेरियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड एंड एनालाइजेज। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई दो पॉइजन मिले हुए हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई पॉइजन मिले हुए हैं, और उनमें से सेपरेट करना है कि जो कौन सा पॉइजन है। ठीक है, मतलब कौन सा पॉइजन ज़्यादा है, कितने अमाउंट में है, तो उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट होता है वो होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो मतलब जो मिक्सचर ऑफ पॉइजन को सेपरेट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा जो दूसरा पॉइंट अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो अभी तक हमने क्या बात करी, तो क्रोमेटोग्राफी की इन 4 टाइप की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या है कि दिस इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव टेक्निक, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है और इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा खर्च भी नहीं होता इस टेक्निक में। फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इससे भी हम क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों की चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ ड्रग्स लाइक बेराब्यूटेरेट, ट्रांसक्वाइजर, स्टेकरीन एंड मॉर्फिन।
तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स बताई है कि अगर इन ड्रग्स की वजह से कोई पॉइजनिंग हो रही है, जैसे बारवारोलेट हो गया, ट्रांसक्वालाइजर हो गया, देखो अभी इनको आप द्रव्य गुण के अंदर यानी कि फार्माकोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़ोगे तो अभी बस नाम सुन लीजिए, जब बारवारोलेट हो गया, ट्रांसक्वालाइजर हो गया, स्टेकरिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, अगर इनसे कोई पॉइजनिंग होती है तो आप इसके लिए अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करा सकते हो, ठीक है। और ये वैसे भी कैसे होती है, चीप होती है, महंगी भी नहीं होती इतनी। फिर आता है एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम बोलते हैं AAC। तो ये क्या होता है, दिस इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर पॉइजन सैंपल्स। जो भी पॉइजन का सैंपल है तो वो उस पॉइजन के सैंपल में बता सकता है कितनी मात्रा में और किस प्रकार का पॉइजन है। और बाय दिस टेक्निक द क्वांटिटी ऑफ सिंगल पॉइजन कैन बी डिटरमाइंड इन द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल पॉइजन। अगर कोई मिक्सचर है मल्टीपल पॉइजन का तो उसमें बता सकता है कि हर एक पॉइजन की कितनी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, मात्रा कितनी है। एंड सो दिस इज वाइडली यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस पॉइजन। तो इसलिए जो ये यूज होता है डिटर्मिन वेरियस पॉइजन इन द लिक्विड मटेरियल, ठीक है। तो उसके बाद हमारा चौथा आता है, वो आता है वोल्टामीटर, इसको हम बोलते हैं पोलेरोग्राफी, इसको हम बोलते हैं ट्रेस मैटर एनालाइजर। इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक ट्रेस अमाउंट ऑफ पॉइजन कैन बी डिटरमाइंड विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस टेक्निक की मदद से हम जो हमारा जो अमाउंट कितना अमाउंट ऑफ पॉइजन है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे, उसकी फिजिकल और केमिकल की प्रॉपर्टीज है। तो देखो वोल्टामीटर क्या होता है, किसी भी पॉइजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बता सकता है कि कौन सा पॉइजन कितनी मात्रा में दिया गया है। आयन कंसेंट्रेशन मैनी कैरोजिव कैन बी मेजर्ड, जो मतलब कॉरेजिव, देखो कॉरेजिव में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, H+ हो गए इसमें और बेस होते हैं, तो इनमें कितने आयंस की कंसेंट्रेशन होते हैं वो भी मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर एक तरीके से आयंस की पॉइजनिंग हो रही है, कॉरेजिव पॉइजनिंग हो रही है तो उन पे भी आप वोल्टामीटर या ट्रेस मेटल एनालाइजर को आप यहाँ पर करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास थे इम्यूनो एसे। तो इट इज एक्सेप्टेड एज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द सब्सटेंस विद हाई प्रोटीन कंटेंट एंड डिफिकल्ट टू आइसोलेट। तो ये किस लिए एक्सेप्ट किया गया है, देखो मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होता है डिटर्मिनेशन करने के लिए और मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, किसी भी एक सब्सटेंस का जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है जो कि डिफिकल्ट होता है आइसोलेट करने में। दिस आर वेरी सिंपल एंड रैपिड टेक्निक होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेक्टेड पॉइजन इज मेजर्ड बाई एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द पॉइजन। देखो इम्यूनो एसे नाम से क्लियर है, इसके इसमें क्या करा जाता है कि यहाँ में इसमें क्या करा जाता है, एक एंजाइम एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई सैंपल है हमारे पास पॉइजनिंग का, इसमें हमने सैंपल लिया तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एंजाइम डालेंगे। तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो इससे आप पता कर सकते हो उस पॉइजन में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें पता कर सकते हो। देन क्योंकि देखो जो एंजाइम्स होते हैं, कैसा एंजाइम डालेंगे जो प्रोटीन पर ज़्यादा एक्ट करेगा, और एंजाइम ज़्यादा एक्ट कर रहा है तो प्रोटीन मात्रा ज़्यादा हो रही है। फिर होता है ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर। तो इसमें क्या है, दिस ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर इज यूज टू डिटेक्ट इथेनॉल इन ब्रीथ एयर विद द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द ब्लड कैन बी कैलकुलेटेड। देखो इसमें क्या है कि ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर से कि हमारे ब्लड के अंदर कितनी एल्कोहल की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज कर सकते हैं, देखो जो आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या फिर नॉर्मल पुलिस वाले हैं, वो क्या है, जो ट्रक वाले हैं वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उनको रोक के वो चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, एक इन पे एक मीटर सा होता है और कहते हैं कि हवा फूको, जैसे वो हवा फूकते हैं, ठीक है, हवा मारते हैं, तो जो हवा मारते हैं उस हवा को वो कैप्चर करता है वो मीटर, और बताता है कि जो एयर है, मतलब जो बाहर की एयर है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एल्कोहल की कंसंट्रेशन वो बता देता है। जितनी ज़्यादा आपको मिलेगी यानी कि उस व्यक्ति ने उतनी ज़्यादा दारू पी रखी है, उसके खून में उतनी ज़्यादा दारू है। इस तरह से नॉर्मली आप यहाँ पर पता कर सकते हो, ठीक है। ये होता है ब्रीथ एल्कोहल एनालाइजर। देखो अभी तक हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हमने देखा विष के स्रोत, विष के संपर्क के स्रोत है जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ विष विथ कम्पेटिव रिविलेंस। दूसरा होता है विषयुक्त आहार परीक्षा, 2 प्रकार से देखी थी हमने। एक देखी थी अग्नि से जलाने पर एक आवार जलती है, ठीक है, और चटफट की से आवाज आती है, स्फुटन की से आवाज आती है। और जो धूम होता है वो मयूर के कंठ के समान होता है, ज्वाला जलेगी नहीं, जलेगी तो मतलब जलेगी नहीं या बिल्कुल जलेगी नहीं या जलेगी, तो इस तरह से, ठीक है। और जो दूसरा हमने देखा था प्राणी ऊपर देखा रहा था, कोई मर जा रहा था, जैसे मच्छर था, मक्खी थी मर गई, बानर था, बंदर था, वो मल त्याग कर रहा है, हंस है वो नाच रहा है, ठीक है, मयूर है नाच रहा, हंस लड़खड़ा रहा है, मयूर नाच रहा है। तो इस तरह से ये सारे हमने देखे थे। देन उसके बाद आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में हम कोई ऐसा सब्सटेंस मिला रहे हैं जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो पुअर हो जा रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। और उसके हमने टेस्ट देखे कि हमने घी का देखा, हमने हनी का देखा, हमने गुड़ का देखा, ठीक है, और इसी तरह से हमने मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट देखे। देन उसके बाद बहुत सारी टेक्निक देखी जिससे हम पॉइजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इन टेक्निक को सभी को आप निमोनिक से बनाओ, कैसे भी बनाओ, वो सभी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बचते हैं, एक विरुद्ध आहार बचता है और एक फूड पॉइजनिंग बचता है, नाम विज, फूड पॉइजनिंग एंड नाम विज। तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में और इसको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए, डाउट नहीं है तो यार मेरा एक ही है, आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो
मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। ठीक है, ऐसे ही काम करते रहने के। देखो मैंने अभी देख रहा हूँ, मैं अगर तंत्र की वीडियो डाल रहा हूँ, लोग वीडियो भी देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे। देखो आप चाहते हो कि मैं रेगुलर रहूँ, तो यार थोड़ा सा, जैसे हर चीज़ को काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आप लोगों का जब कमेंट करते हो तो वो मेरा मोटिवेशन होता है। ठीक है, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो चैनल है उसको रीच मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे और भी उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो यार कर दिया करो, बार बार रिक्वेस्ट कराते हो फिर भी नहीं करते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक, पढ़ते रहिए।